Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. My name is Sudhanshu Kumar and I am your biology teacher. कुछ दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है. अब मैं आज से रेगुलर रहूंगा. ठीक है. तो आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़े थे. सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट के प्लांट में होता है. यूकैरियोट में एक एक्सेप्शन है, प्लांट, जिसमें कि सेल वॉल होगा. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट हम आपको और हम पूछना चाहते हैं, अगर किसी को पता है तो बताइएगा. ठीक है. यूकैरियोट्स में प्लांट एक्सेप्शन है, तो प्रोकैरियोट्स में कौन सा चीज एक्सेप्शन है, या प्रोकैरियोट्स में ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता? इट मींस वो एक्सेप्शन हुआ ना उसका. बताइए अगर पता है तो. इसका आंसर हम लास्ट में देंगे. तब तक के लिए अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं. आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात बराबर ही है. ठीक है. दोनों का नेम सेम होता है, मतलब वो भी है और ये भी है, इसका ही नाम वही है. चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही है. दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल, मतलब सेल का बाहरी परत. लेकिन याद रखिएगा, सेल वॉल इससे भी बाहर होता है. मतलब अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल है तो वो सबसे बाहरी परत है सेल वॉल. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म वगैरह होगा. ठीक है. और साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है. तो ये समझाएंगे साइटोप्लाज्म. अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. आज का पूरा वीडियो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है. ठीक है. अभी देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ ये पढ़ लेते हैं हम लोग. ये नाइन्थ क्लास का आपको नाइन्थ की बुक का लिया हुआ पिक्चर है, जो कि इसमें बहुत सारा चीज समझाया गया है. अब आप इसको रीड करोगे तो आपको बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा. सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारा बात इसमें बताया गया और बहुत सारा बात नहीं भी बताया गया है. इसी प्रकार से हिंदी में भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है. आप इस वीडियो को मतलब पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. जो भी हिंदी से है, हिंदी उनका लैंग्वेज है, अगर वो चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं एक बार. हम फिर भी समझाएंगे. ठीक है. हम इसमें नंबर भी लिख दिए, 1 2 3 4 लगा हुआ है इसमें. यानी तो अगर किसी के पास बुक है तो वो एक बार आप अपना रीड कर लीजिएगा. लेकिन नाइन्थ क्लास में है, 11th क्लास में भी है. सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखते हैं कि 11th क्लास में भी है. लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि नाइन्थ क्लास में भी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया, 11th क्लास में भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है. तो ऐसा क्या छोड़ दिया गया था नाइन्थ क्लास में जो 11th क्लास में भी बताया गया? कुछ तो होगा जो छोड़ दिया गया था. चलिए, उसी को हम फुलफिल करते हैं. हम ऐसा पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को कि ताकि वो 9th और 11th दोनों उसमें कवर हो जाए. ऐसा ना हो कि फिर 11th में जाने के बाद हमको कुछ और बताया गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में. ठीक है. चलिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक से हट के, हालांकि बुक से ही है, दोनों बुक से ही मिला के बनाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा बुक से हट के एक बार मेरे नोट्स पर ध्यान दीजिएगा. तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही रेडी किया था. हाँ, आज मैं इसे ही समझाने वाला हूँ. चलिए, थोड़ा सा 1 मिनट. आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन, है ना? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन तो मतलब व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन. तो पहला, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहला, इट इज द दियर आउटर कवरिंग ऑफ सेल. आपको 9th क्लास के फर्स्ट लाइन में ही ये चीज दिखा था. अभी देखना, इट इज द सेपरेट द फॉर्म एंड द आउटसाइड. सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड. बाहरी बाहर से सेल को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग रखता है बाहरी दुनिया से. मतलब एटमॉस्फेयर और सेल के बीच में एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया. मतलब एक जैसे हम लोग कपड़ा पहने हुए ना, इसी तरह. अब देखना, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है. इसका कंपोजिशन समझते हैं. कंपोजिशन मीन्स बना किस किस चीज से है ये. सबसे पहला, सेल मेम्ब्रेन इज द मेनली मेड ऑफ सबसे पहला, लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ध्यान से सुनिए, इसमें जो लिपिड लिखा हुआ है, लिपिड ही फैट होता है. और ये कौन सा फैट होता है? तो फॉस्फोलिपिड होता है. कौन सा? फॉस्फोलिपिड. अच्छा, आप लोग समझते हो क्या डेरिवेटिव फॉर्म्स का मतलब? डेरिवेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ठीक है.
जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सुगर्स, है तो ये सब एक ही चीज, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट में कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, स्टार्च में कुछ कम होगा, सुगर्स में भी कुछ होगा, मतलब जुड़ के जो बना हुआ है ना उसको डेरिवेटिव फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी देखना, लिपिड, फैट, फॉस्फोलिपिड, तीनों चीज एक ही है। ये कौन सा लिपिड और लिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड होता है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। आगे देखिए, प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी होता है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। और ये, और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल पता है आपको, ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, हम लोग जो सरसों का तेल यूज करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में सब चीज आएगा। परसेंटेज, अब परसेंटेज किस परसेंटेज में वहां पर ये होता है। ठीक है, जैसे लिपिड 20 to 79% के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। ये वेरी करता है सेल के साइज पे या सेल के टाइप्स पे। अभी देखना, प्रोटीन 20 to 70% प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, और वाटर जो होता है वो 20% के अप्रोक्सीमेटली होता है। वाटर तो होगा ही होगा, क्योंकि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉन लिविंग के तरह ठोस नहीं है ना, इसी कारण से। ठीक है, अब देखो, फॉस्फोलिपिड अरेंजमेंट। फॉस्फोलिपिड मतलब जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है, सबसे ज्यादा देखो फॉस्फोलिपिड ही है ना, तो इसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर को समझते हैं, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर से अरेंजमेंट को समझते हैं। ईच फॉस्फोलिपिड हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब सभी और फॉस्फोलिपिड के पास, एक फॉस्फोलिपिड, अगर हम एक फॉस्फोलिपिड को देखते हैं तो एक फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगा। ध्यान से सुनो, इसको याद कैसे करते हैं, फिलिक, फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, पता है फोबिया जैसे बोलते हैं इसको, इस चीज का फोबिया है तो डर है उस चीज का। तो हाइड्रोफोबिक टेल, तो जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब उसमें पानी नहीं आ सकता, और हाइड्रोफिलिक मतलब उसमें पानी रहेगा, मतलब वो पानी का लिविंग, वाटर लिविंग। तो हम यहाँ लिखे ना, वाटर लिविंग फेस, मतलब जो अगर कहते हैं लिक्विड की तरफ कौन रहता है, तो हाइड्रो फॉस्फोलिपिड में लिपिड की तरफ कौन रहता है, तो हाइड्रोफिलिक मतलब हेड रहता है। फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है वो किधर होता है, वाटर की तरफ होता है, इसलिए वाटर लविंग कहते हैं इसको, फेस आउटसाइड। ये आउटसाइड तो मतलब बाहरी कवरिंग जो होता है ना, बाहर की तरफ कौन होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, किसका, फॉस्फोलिपिड का। उसके बाद हाइड्रोफोबिक टेल, तो फॉस्फोलिपिड का हेड है और टेल है, तो टेल जो है वो वाटर हीटिंग होता है, हीटिंग होता है, मतलब उसे वाटर पसंद नहीं होता, इसलिए उस वो जो फेस होता है वो इनसाइड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा समझो, अब आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, टेल है, और ये जो बाहर बाहर की ओर, अंदर और बाहर की ओर तो आपको दिख रहा है वो क्या था, हेड था। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि इसके बाद हम इसका पिक्चर भी लेंगे और इसको फिर से एक बार क्लियर करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं, दे फॉर्म अ बाइलेयर डबल लेयर स्ट्रक्चर। अभी हम तुरंत आपको डबल लेयर स्ट्रक्चर दिखा था ना, कि देखिए दो गो हेड है, यहाँ भी दो गो हेड है, यहाँ टेल है, यहाँ भी टेल है, तो एक लेयर, दो लेयर, और इसके बीच में टेल। तो लेयर में क्या लगा हुआ है, हेड। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो वाटर लविंग है। अब देखना, अब अगर कोई सेल है और सेल का ये पार्ट हम देखते हैं, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार है ना, इस प्रकार है, फिर इधर भी हेड है, तो ये जो हेड है ये बाहर की इधर इस साइड भी है और उस साइड भी है, लेयर के सेल मेम्ब्रेन के आगे ऊपर की ओर भी है और पीछे नीचे की ओर भी है। क्यों है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, उसमें भी वाटर है, और बाहर अगर कहीं वो ऐसा जैसे मान के चलिए एक्वेटिक है तो वहां भी वाटर मिलेगा उसको, तो दोनों साइड वाटर हो गया ना। इसीलिए हेड का जो पोजीशन होता है सेल मेम्ब्रेन में वो उल्टे साइड होता है, और बीच में क्या होता है, टेल होता है, इसलिए टेल को लिखा है कि वो वाटर हीटिंग होता है, और हेड को लिखा है वाटर लविंग होता है। शायद इतना काफी है इसके बारे में, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन, अब सिर्फ जो है ना फॉस्फोलिपिड का हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखना, टाइप ऑफ प्रोटीन, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सबसे पहला टाइप इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का आज लिख देता हूं, याद रखना, पेरिफेरल का मतलब होता है सरफेस पे, जो प्रोटीन सरफेस पे होता है उसी को हम पेरीफेरी बोलते हैं। इंटीग्रल मतलब इंटर, एक तरह से समझते हैं, इंटर का मतलब अंदर की साइड, जो प्रोटीन अंदर की साइड होता है उसको बोलते हैं इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब ही होता है अंदर धंसा हुआ,
इम्बेडेड का मतलब अंदर धसा हुआ, इम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो प्रोटीन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओनली, जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिफेरल प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखना मॉड्यूल्स, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था, किसने बताया था सेल मेम्ब्रेन होता है और उसमें ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आए थे डेंसिल एंड डेवसन, डेंसिल एंड डेवसन ने एक मॉडल दिया था, कब दिया था, तो 1935 में। देखिए अब इस मॉडल को डिस्क्राइब करके उतना कुछ होता नहीं है, इसीलिए मैंने इस मॉडल को डिस्क्राइब करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रॉबर्ट मॉडल कब आया था, 1959 में। अगर पूछा भी जाता है तो सिर्फ यही चीज पूछा जाता है, इससे आगे शायद नहीं पूछा जाता। आगे देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा ठीक है, मोज़ेक का मतलब मिक्सचर होता है, मोज़ेक का मतलब क्या होता है, मिक्सर। अब देखना मिक्सर आप समझ रहे हो। अब देखो फ्लूइड का मतलब तो समझते हैं सब आदमी, मोज़ेक का मतलब भी समझते हैं, मॉडल का मतलब भी समझते हैं। मॉडल मतलब जैसे किसी ने इस चीज को बताया तो वो एक मॉडल देता है पहले कि हाँ ये ऐसा चीज है और इसमें ये चीज होता है, अब आप उसको प्रूफ करके दिखाते हो तो वो मॉडल कहलाता है। ठीक है, अब देखना आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मिक्सचर हो गया, मॉडल मोज़ेक का मतलब और मॉडल हम आपको बता दिया। कब आया था, 1972 में। कब आया था ये, 1972 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मॉडल सेल मेम्ब्रेन के बारे में यही है। उसके बाद ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था, तो 1972 में, उसी समय दिया था, उसी समय ये मॉडल आया था। देगा तभी तो मॉडल आएगा, इसलिए सेम टाइम में इन्होंने गिवन किया था, गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। अब देखिए डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग सी ऑफ लिपिड्स। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि प्रोटीन का आइसबर्ग है और फ्लोटिंग करता है ये लिपिड्स, सी ऑफ लिपिड्स, जैसे समुद्र है लिपिड्स का समुद्र की तरह। प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन का आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है लिपिड के सी में। जैसे मान के चलो कि सागर होता है, अच्छा टाइटैनिक मूवी वाला जो आप लोग देखे होंगे सीन वगैरह, लास्ट में जो आइसबर्ग, आपने सुना होगा आइसबर्ग का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। बर्फीला, जहाँ पर बहुत सारा बर्फ होगा ना समुद्र में, वहां पर ना कुछ बर्फ टूट जाता है तो वो आइसबर्ग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आइसबर्ग कहलाता है, और चारों साइड समुद्र होता है ना। वही बात यहाँ कर रहा है कि प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। जैसे टाइटैनिक मूवी में भी जो टकराया हुआ था, किससे टकराया था, तो उससे वो आइसबर्ग से टकराया था। किससे टकराया था, आइसबर्ग से टकराया था। अच्छा आपको इसका कॉन्सेप्ट याद है क्या, मतलब इसका क्यों ऐसा क्यों होता है, मतलब इतना बड़ा जहाज फिर भी वो टाइटैनिक मूवी में आपने देखा कि वो पहले ही राउंड में वो टूट गया, ऐसा क्यों हुआ, इसका पीछे रीजन जानते हो, आप नहीं जानते। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। 2 मिनट थोड़ा समय दे दो बस। देख आपको पता है ग्लास में कभी एक ग्लास या कटोरी वगैरह लेना, उसमें जो है ना कोई बर्तन लेना, उसमें पानी भरना, क्या भरना, पानी। ठीक है, कोई भी पानी हो, नॉर्मली भर लेना। उसके बाद एक लंबा सा या कैसा भी जो है ना बर्फ का एक स्ट्रक्चर लेना या क्यूब्स लेना, उसको पानी में डालना। तो आपको एक चीज दिखेगा कि पानी के अंदर इतना सा भाग पानी के अंदर चला गया और थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर आ गया, इतना सा भाग पानी के अंदर चला गया, किससे, पानी के अंदर चला गया, थोड़ा सा भाग सिर्फ पानी के ऊपर दिखता है। मतलब ये कंप्लीटली डूबता नहीं है, फ्लोट तो करता है, लेकिन इसका 90% भाग जो होता है ना वो क्या कहते हैं, वो जो है पानी के अंदर होता है। अब ध्यान से सुनो, वहां पर जो दिखा था ना, वो दिखा था कि अरे ये तो 1 मंजिल से 2 मंजिल के इतना ही बर्फ है तो उतना तो तोड़ ही देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जब बर्फ पानी में होता है तो वो 90% पानी के अंदर होता है। तो मतलब अगर आपको 1 मंजिल बर्फ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि 9 मंजिल वो नीचे है। तो अगर आप उससे टकराओगे तो बहुत ही नीचे भी है ना, तो वो उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, क्या संभव है, नहीं था। अब देखो वहां पर जो दिख रहा था, वहां पर कंडीशन क्या था, वो 3 मंजिला दिख रहा था, और जो टाइटेनिक था वो बहुत ही बड़ा था, मान के चलो कि इतना बड़ा था। अब अगर इससे टकराएगा, और यहाँ तो 3 मंजिल दिख
दिख गया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना था, 28 मंजिल नीचे भी था, और वो दिखता थोड़ी है, वो पानी के अंदर था और रात का समय, वो तो दिखेगा भी नहीं वैसे भी, और जैसे ही उसने टकराया तो टूट गया। अब समझ में आया आपको कि जो आइस होता है वो 90% पानी के अंदर चला जाता है, यही कॉन्सेप्ट है, और इसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स। आपको पता है जो पानी लगाती है इस पे ना, बॉइंट फोर्स के बारे में तो सुना ही होगा आपने, है ना। पानी जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रेशर लगाती है, जिसपे इसको कि हम लोग बॉइंट फोर्स बोलते हैं। चलिए आगे तो आपको समझ में आया कि क्यों बर्फ जो है वो टूटा नहीं था, वहां पे शिप को तोड़ दिया था, उसके पीछे रीजन यही था। चलिए अब हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। उसके बाद देखो, डिस्क्राइब एज अ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग सी ऑफ लिपिड्स। यही बात हम तभी से कह रहे थे कि प्रोटीन का आइसबर्ग सी, लिपिड सी किसका है, लिपिड के सी में प्रोटीन का आइस क्यूब या आइसबर्ग फ्लोट करता दिखता है, दिखा इनको इसमें सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप देखो इसका की फीचर क्या है। की फीचर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट नोट्स, या समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला, मेम्ब्रेन इज फ्लूइड सो फ्लेक्सिबल। सेल वॉल की तरह कठोर नहीं होगा, पहले ही बता दिए थे, ये फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड है, इसलिए वो मेम्ब्रेन में क्या है, फ्लूइड है, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद प्रोटीन मूव्स फ्रीली। प्रोटीन जो है वो फ्रीली मूव करता है, जिस तरह पानी के अंदर आइसबर्ग फ्रीली मूव करता है ना, जिधर जाना होता उधर जा सकता था, उसी तरह प्रोटीन भी फ्रीली मूव करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ मोज़ेक, मतलब मिक्सचर ऑफ पैटर्न। अभी बताए थे मोज़ेक का मतलब मिक्सचर होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मिक्सचर लाइक दिखता है, मिक्सचर जैसा दिखता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं था, उसमें परमिएबिलिटी थी, कि परमिएबल था वो सब चीज के लिए, सब चीज आ सकता था और जा सकता था। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्ट करके लेना या देना। समझ में आया सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब? आगे देखिए, अलाउ टू सम सब्सटेंसेस टू पास एंड अदर ब्लॉक्स। कुछ सब्सटेंसेस को पास करने देता है और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं पास करने देता। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी एटीपी, मतलब जब पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, पैसिव का मतलब ये होता है जिसमें हम लोग पैसा खर्च नहीं करते, उसको पैसिव बोलते हैं। तो हम लोग जैसे अभी के समय में पानी के लिए कभी कभी पैसे नहीं खर्च करते। अगर आप कैन वाला मंगा रहे हैं तो उसमें तो पड़ेगा ना जरूरत, लेकिन जो कल वगैरह से पीते हैं तो उनको तो जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो वो फ्रीली है, तो वो पैसिवली है। ठीक है, अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसमें, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में जाने के लिए, बट मूवमेंट ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर आपको कोई चीज जबरदस्ती इसमें भेजना है तो आपको एटीपी का जरूरत पड़ेगा। जैसे डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करने का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि दो बॉक्स है, एक बॉक्स में कोई भी सामान ज्यादा है और दूसरे बॉक्स में वही सामान है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो अगर इसमें पाइप लगा दिए तो इसमें से बहुत सारा मॉलिक्यूल जो होगा वो निकल के इधर चला जाएगा। मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, कोई भी मान के चलो O2 है, इसमें O2 बहुत ज्यादा है, इसमें O2 कम है, तो जहां से हाई होगा वहां हाई से लो में चला जाएगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। अब देखो ऑस्मोसिस क्या है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि ऑस्मोसिस करने के लिए हमें एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, और इसको भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने देगा, बाकी किसी को भी नहीं करने देता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक्चुअल में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही है, लेकिन किसका डिफ्यूजन है, वाटर का। अब देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के द्वारा अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो जो मेम्ब्रेन होगा वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और ध्यान से सुन लीजिए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वाटर जाता है ऑस्मोसिस में, लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ उल्टा होता है। अच्छा, बहुत बच्चों को इसमें समझ नहीं आ रहा होगा सॉल्यूट क्या बोल रहे हैं, वाटर इधर से उधर जा रहा है। अब बस इतना समझिए कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर जाना है
तो उसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाटर को जाना होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, आगे देखो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो हमें एटीपी का जरूरत पड़ता है। याद रखना ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। चलो, एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरह एक मेम्ब्रेन चाहिए होता है। अब ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड एटीपी, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमें पैसिव ही पड़ता है, बट लो कंसंट्रेशन से अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ एनर्जी एटीपी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको समझना है कि ये ऑस्मोसिस वाटर के बारे में बताया जा रहा है, बट ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये सॉल्यूट के, सॉल्यूट का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंसेस जो वाटर के अलावा जो सब्सटेंसेस मिला हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस में तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एक मेम्ब्रेन लगा के काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, इसमें हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एनर्जी को, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यूजेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूज क्या है, यूजेस एनर्जी एटीपी। तो हम जो एनर्जी का यूज करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, एटीपी के फॉर्म में करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप, अच्छा ये जो होता है ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सोडियम पोटासियम को पास करने नहीं देता है। तो अगर हम जबरदस्ती पंप करवाना है, जबरदस्ती बाहर या अंदर करवाना है, तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए वाई फ्लूइड नेचर इज इंपॉर्टेंट। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, इसकी ये भी चीज जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, सिक्रीशन के लिए, सिक्रीशन मतलब कोई भी चीज बाहर निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना है तो उसको सिलेक्टिव उसको वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से नहीं सेल मेम्ब्रेन से निकालेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड लाइक होता है, इसीलिए मतलब फ्लूइड होता है उसके अंदर में और फ्लेक्सिबल होता है। अब देखो एंडोसाइटोसिस, टेकिंग मटेरियल इनसाइड, बाहर का चीज अंदर को अंदर लेने के लिए। हम एक बार बताए थे, नहीं बताया सर, अमीबा जो होता है ना, अमीबा अगर उसे खाना है या फूड है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, वो फूड जो होगा ऐसे हो जाएगा ना, और थोड़ा देर के बाद वो फूड अंदर चला जाता है अमीबा के। तो ये जो होता है इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया मतलब पैर नहीं है फिर भी वो खाना खा रहा है ना, हाथ नहीं है फिर भी वो खाना खा रहा है पकड़ के, तो उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो वो किसके कारण कर पाता था, एंडोसाइटोसिस के कारण कर पाता है। किसी भी चीज को अंदर की ओर अगर लेना है तो सेल मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ेगा, और सेल मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अब समझ में आ गया, आगे देखिए, ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेना है। अब देखिए क्विक रिवीजन में हम लोग समझते हैं, क्विक रिवीजन चार्ट में समझते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है। देखिए फीचर, एनर्जी का यूज करता है तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। अब सुनिए फीचर्स, डायरेक्शन, इसका हाई टू लो जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप। बस इतना ही काफी होता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा इसको एक बार ना, इस वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा फिर से देख लोगे तो शायद मेरे अंदर से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम अभी आपको 11th क्लास का जो है ना, ये हम एक बार रीड करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद 9th क्लास का हिंदी और इंग्लिश हम दोनों थोड़ा देर के लिए यहाँ पर पॉज करके आप इसको क्या कहते हैं पढ़ लीजिएगा, आपको सेम चीज ही मिलेगा, ज्यादा कुछ अंतर डिफरेंस मिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब आप ये दोनों पढ़ लोगे उसके बाद आप ये नोट्स पढ़ना एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि ये नोट्स इस तरह से क्यों बनाया गया। ठीक है, इसमें क्यों आपको टाइम लग रहा है और समझने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके पीछे रीजन है कुछ। ठीक है, अभी हम ये आपको सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। देखिए है ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन अंदर की तरफ देखिए है ना, पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक हेड टेल, एक हेड टेल, थोड़ा देर पहले हम एग्जाम आपको दिखाए थे, आया। तो ये जो है ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, तो इसको क्या बोलते हैं, बाय लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय लेयर्ड बोलते हैं, इसीलिए। चलो आगे समझते हैं।
ये जो टेल होता है ये वाटर से डरता है, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया मतलब डरना, और फिलिक मतलब होता है पानी के अंदर जाने वाला। चलो ये आपको पढ़ना है ना, चलिए अब देखिए सेल मेम्ब्रेन। The detailed structure of the cell membrane was studied by only after the advance of electron microscope 1950s, मतलब 1950s के समय में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, तो उस समय हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ पाए सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद मीनवाइल chemical studies on the cell membrane, especially in human blood, red blood cell। ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को पढ़ पाए। उसके बाद इनेबल द साइंटिस्ट डिस्कस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब साइंटिस्ट जो थे वो पॉसिबल स्ट्रक्चर दे पाए किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इवोल्यूशन हुआ था तब। अब देखना, these studies shows that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein। ध्यान से देखो यहाँ पर इतना को पॉइंट पर के आप ये मत कहना कि लिपिड और प्रोटीन का ही बना हुआ है। अब आगे देखो यार, द मेजर लिपिड एंड प्रोटीन दैट द अरेंज इन बाई लेयर, किसके फॉर्म में होते हैं, बाई लेयर के फॉर्म में होते हैं, मतलब इनका दो लेयर होता है। ठीक है, अभी बताया था थोड़ा देर पहले ही आपको डबल लेयर स्ट्रक्चर। उसके बाद द लिपिड्स अरेंज इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड। अच्छा, पोलर का मतलब होता है जो पानी में मिल नहीं मिलेगा उसको पोलर बोलते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है जो पानी में मिल जाता है। समझ में आया? पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द हाइड्रोफोबिक, एक मिनट, पोलर हेड एंड आउटसाइड द आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो इनर पार्ट में होता है, और जो फिलिक होता है वो, जो फिलिक हेड होता है वो वाटर के मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। अभी तुरंत हम यही चीज आपको स्ट्रक्चर वहां पर क्लियर किए थे। चलिए आगे समझते हैं। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेट्स हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। समझ में आया? जो एक्वस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक होता है टेल, नॉन पोलर होता है, वो पानी में नहीं मिलता। ठीक है, वो बाहर की तरफ होता है, वो पानी में नहीं रहता। तो नॉन पोलर जो होता है वो पानी में नहीं मिलता। जो पोलर होता है जिसमें पोलैरिटी होती है वो पानी में मिल सकता है आराम से, वो पानी में रह सकता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर और पोलर। अच्छा ठीक है, तो ऑयल जो है वो नॉन पोलर हुआ या पोलर हुआ, अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऑयल अगर नॉन पोलर है तभी ना वो पानी को फ्लोट कर रहा है, पानी के साथ मिल नहीं रहा। ठीक है, चलिए नॉन पोलर टेल समझा दिया आपको पहले ही। चलिए अब देखिए, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि आपको फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल भी, मतलब सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा भी होता है, पहले ही बताया था। चलिए नोट्स में है कि कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होता है। चलिए लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन clearly revealed the cell membrane also the possess the protein and carbohydrate, और उसमें दिखा गया कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी है। अब तो क्लियर हो गया ना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल चारों होता है। चलो आगे देखो, ये एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ नहीं है तो वो हमें समझ में नहीं आता, हम एक लाइन पढ़ते हैं दूसरे लाइन फिर भूल जाएंगे, इसीलिए हम नोट्स में लिख दिए हैं एक ही जगह ताकि आपको याद रहे। उसके बाद द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरीज कंसिडरेबल डिफरेंस सेल टाइप। बोले ना सेल के टाइप पे डिफरेंट होता है लिपिड और प्रोटीन का कंसंट्रेशन, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। अब देखिए इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है इरिथ्रोसाइटिस का मतलब, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी सेल। क्या, आरबीसी सेल्स, आरबीसी सेल्स जो होते हैं उसका, आरबीसी सेल जो होता है ह्यूमन का, उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन
60% लिपिड्स, बाकी जोड़ो तो 48% कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर होगा, बाकी वगैरह चीज होगा इसमें, कोलेस्ट्रॉल, ये सब पाया जाता है आपको ह्यूमंस के आरबीसी सेल के सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, membrane protein can be classified in integral or peripheral protein. Peripheral protein lies on the surface of membrane. Integral protein partially or totally buried in the membrane. आपको बता चुके हैं थोड़ा देर पहले कि पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ रहता है, इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ रहता है। तो देख लीजिए इसमें भी वही चीज कहा गया है। आगे थोड़ा सा ही है बस, इसके बाद तो मेरे ख्याल से खत्म ही है ये। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, यूनिवर्सल होता है, तो सबके बारे में बताना होता है, इसी कारण से सब चीज को कवर करना ही पड़ेगा। अनइम्प्रूव्ड मॉडल जो कि स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, है ना, सेल मेम्ब्रेन was proposed by the single Nicholson in 1972, widely accepted fluid mosaic model according to the aqueous fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall बाइलेयर। सबसे पहला बात तो लिपिड का बाइलेयर होता है और इसमें लिखा हुआ है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है, जैसे अभी बताए थे आपको, अच्छा ठीक है, लेटरल मूवमेंट, हाँ, नदी है, नदी में जो किसका नदी है, लिपिड का नदी है, और उसमें प्रोटीन क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। कैसा मूवमेंट कर रहा है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट। समझ में आ गया? चलिए, दिस एबिलिटी बाइलेयर होता है, ये तो यहाँ भी लिखा गया, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज द फ्लूइडिटी। उसी से पता चल जाता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। आप देखिए, द फ्लूइड नेचर of the cell membrane is also important for the point of the view of function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretions, endocytosis, cell division, etc. Same point, आप देखना, one of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it. सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज को ट्रांसपोर्ट होने देता है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता। हम तुरंत थोड़ा देर पहले बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या था, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो, वही चीज सेम यहाँ कहा गया है कि मोस्टली फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। उसके बाद द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट दियर साइड, उसके साइड में कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल नहीं होते, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव briefly across it the membrane without requirement energy is called passive transport। बहुत सारे मॉलिक्यूल को वो जाने के लिए दे देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद नेचुरल सॉल्यूट may move across it membrane by the process of simple diffusion, concentration gradient, high concentration to low concentration. Water may also move across to high to low concentration. Move of water by the diffusion is called osmosis। लेकिन वाटर का जो डिफ्यूजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब देखिए आगे, as the polar molecule cannot pass through the non-polar bilayer। पोलर मॉलिक्यूल लेकिन नॉन पोलर को पास नहीं कर सकते, तो मतलब जो भी वो वैसे टाइप के केमिकल जिसको वो अंदर की साइड या वो पास नहीं होने दे रहा है, तो वो पोलर होंगे, इसीलिए उसको पास होने नहीं दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर भी और नीचे भी क्या लगा हुआ, नॉन पोलर हेड लगा हुआ है, तो नॉन पोलर हेड कभी भी पोलर को अंदर आने नहीं देगा। समझ में आया? जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा वो अंदर की तरफ नहीं जाएंगे। चलो, a few ions or molecules are transported across the
membrane against their concentration gradient from the lower to higher concentration, such as the transport an energy dependent process in which ATP is utilized and called active transport sodium potassium pump. अभी थोड़ा देर पहले इसको समझाए थे और यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल हो गया। थोड़ा देर के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं, पूरा कंप्लीटली एक बार पढ़ोगे तो लगभग मेरे अंदाज से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, आप इसको भी कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा यहाँ से वहां तक पूरा। आपको इसमें कुछ डिफरेंस ज्यादा दिखेगा नहीं, हाँ कुछ बहुत सारा चीज नहीं मिलेगा इसमें देखने के लिए, तो वो आपको 11th क्लास में फिर पढ़ना होता है। और बहुत सारा चीज इसमें मिलेगा देखने के लिए जो कि उसमें भी होगा, आपको ऐसा कुछ अंतर ज्यादा डिफरेंस का नहीं आता है। तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसको एक बार हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए। चलिए पॉज करके पढ़ लीजिए, सब पढ़ लिए, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया, हम थोड़ा वीडियो के शुरुआत में ही कुछ बताए थे कि आपको हम बताएंगे, याद रखना। उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, बट सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में होते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए।